ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने फूरियर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा था भाई कि फ़िल्टर सर्किट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे फूरियर सीरीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फूरियर सीरीज़ का क्योंकि दो फॉर्मेट होता है, ये सबसे पहला फॉर्म है भाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हम लोग को इसका जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है भाई उसको समझना होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका फूरियर सीरीज का ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है भाई धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है भाई। इसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ये जो आपका टर्म लिखा गया है इनको हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट करते। तो मेन चीज जो है हम लोग का ये है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म समझ लिया तो भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है भाई इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट आया है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म का है ना, इसमें यहाँ पे देखिए ये ए एन जो है ना, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बी एन का वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका ए नॉट का वैल्यू निकालेंगे। तो इनके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिकल टूल्स का सहारा होगा भाई। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग जितने भी मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करेंगे फूरियर सीरीज को समझने के लिए, है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, उन सभी मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग अपने फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपका मैथमेटिकल टूल स्ट्रांग नहीं है भाई तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा मैथमेटिकल टूल्स। ओके, क्योंकि हम लोग को सबसे पहला जो फॉर्मेट पढ़ना भाई ये है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए भाई ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जब भी आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे भाई तो एडवांस मैथ का अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाई हम लोग एंगल के बारे में पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है इसको पहले अगर आप ब्रेक करके देखते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री का सीधे सीधे फॉर्म है भाई ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। ये जो गोन है इसमें आपका गोन का मतलब होता है साइड्स और यहाँ पे जो मैट्री है भाई इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा भाई मतलब 3 साइड्स जो भी ऐसा ट्रायंगुलर हो गया है ना, 3 साइड्स वाला जो है भाई पॉलीगन वो तो ट्रायंगुलर ही है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे भाई एंगल के बारे में जानते हैं, है ना। एंगल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका, ये यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। हम लोग को पता भाई ये जो आपका क्वाड्रेंट है ना, जैसे हम लोग को पता है जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर दिखाए भाई तो ये मेरा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के राइट साइड में यानी इधर देखते हैं तो इधर मेरा एक्स क्या होता है पॉजिटिव लेते हैं, और वही अगर आप लेफ्ट साइड आते हैं तो भाई इधर मेरा नेगेटिव होता है। यानी डिफॉल्ट में हम लोगों ने रेफरेंस मान रखा है, ऑरिजिन से राइट साइड जाएंगे भाई तो हम लोग का पॉजिटिव होता है वैल्यू और लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर एंगल की बात करें तो भाई ये मेरा क्वाड्रेंट है ना, तो एक्स एक्सिस को हम लोगों ने हमेशा रेफरेंस में लिया होता है। तो एक्स एक्सिस से यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो इधर मेरा जो एंगल होता है हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। वही अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं ना, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज आएंगे तो भाई ये एंगल जो होगा मेरा नेगेटिव होता है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क, इसको आर्क लेंथ कर दीजिए अपॉन रेडियस। क्लियर हुआ। और क्योंकि भाई ये जो एंगल का डेफिनेशन आता है, ये सर्कल दिखाया हम लोगों ने, ये मान लेते हैं हम लोग का ये थीटा एंगल है, ये मेरा आर्क लेंथ है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये डेफिनेशन है एंगल इक्वल टू यानी थीटा इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है भाई, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि भाई अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं पूरा एक चक्कर लगाऊं, तो एक चक्कर लगाने मतलब क्या कि भाई ये जो एंगल का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो इमेजिन कीजिए कि भाई मैं एक चक्कर लगा रहा हूँ पूरा का पूरा। एक चक्कर लगाने मतलब क्या, आर्क लेंथ कितना होगा, पूरा पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आर्क लेंथ कितना होगा भाई, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी आर्क लेंथ की जगह मैं 2πr लिख सकता हूँ, और जो रेडियस है वैसे का वैसे ही रहेगा। सही बात है। और क्योंकि भाई एक चक्कर अगर आप लगाते हैं, एक चक्कर अगर आप लगाएंगे भाई, तो सीधी सी बात है इसमें जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा, है ना, यानी एंगल की जगह कितना हो जाएगा आपका ये 360 डिग्री। यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मूला था भाई। इसमें एक स्टेप और कर लीजिए आप कि भाई एंगल जो बनेगा वो मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे 360, और ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा 2πr, और नीचे में जो रेडियस था वो r, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 इक्वल टू 2π। अब ये क्या होता है, डिग्री होता है भाई, ये एंगल मेरा डिग्री में है, और ये 2π क्या है रेडियन में है। यहाँ से अगर आप काट देते हैं तो सीधे सीधे क्या हो जाए 180 इक्वल टू पाई, ठीक है ना। तो ये डिग्री होता है और मेरा रेडियन होता है, तो पाई रेडियन का मतलब क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, ये सब का यूज़ नहीं है, बस आपको भाई यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा ना एंगल, है ना, कभी सब यूनिट्स होता है, ठीक है भाई। सब यूनिट्स कहना मतलब जैसे हम लोग का एटम है, तो एटम के अंदर भी भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसी तरीके से एंगल के भी क्या होता है, सब यूनिट्स होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका मिनट, जो कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं एक सिंगल कॉमा से, फिर आपका सेकंड, इसको हम लोग डबल कॉमा से दिखाते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल यूनिट जो डिग्री में हम लोग काउंट करते हैं, और जब भी आप सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में भाई हम लोग का ऐसे कहिए सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का जो एंगल होता है किस में काउंट करते हैं, रेडियन में काउंट करते हैं। इसी को हम लोग ऐसा यूनिट भी बोलते हैं भाई, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या होगा, रेडियन में होता है। तो आपको समझना भाई कि एंगल के भी सब यूनिट्स होते हैं। आपका मिनट हो गया, सब मिनट हो गया और सेकंड हो गया। और अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो भाई हम लोग का प्रैक्टिकल यूनिट जो कि डिग्री होता है, और जब भी हम लोग सर्कुलर पढ़ेंगे तो भाई वहाँ पे हम लोग का रेडियन होता है। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग को भाई पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, यानी एक चक्कर लगाया 360 बनेगा। तो अभी अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट के ऊपर फोकस करें तो भाई ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको अगर आप इस तरीके से एक एक डिग्री पे आप इसको बाइसेक्ट करते हैं, इस तरीके से काटते हैं, तो इसमें कितने एंगल बनेंगे, 90 एंगल बनेंगे एक एक डिग्री के, है ना। तो अगर आप इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए कहने का मतलब क्या है ना, ये भाई इस तरीके से, क्योंकि पूरा 90 डिग्री था, तो एक एक डिग्री पे अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो भाई ऐसे ऐसे कितने 90 बनेंगे। तो इनको अगर मैं निकाल के देखूँ, एक यूनिट को अगर मैं निकाल के देखता हूँ तो भाई मेरा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। सही बात है। अभी जो 1 डिग्री है, क्योंकि हम लोग को पता है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं भाई, क्लियर हुआ। यानी इस 1 डिग्री को भी फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो उसको भाई हम लोग 60 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 60 स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूटेंगे, ठीक है। तो ये कि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट में होता है, तो भाई अगर मैं 1 डिग्री को तोड़ना चाहूँ तो भाई 60 मिनट में टूट जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ से एक पार्ट को अगर निकालूँ, एक पार्ट को अगर निकालूँ तो भाई क्या हो जाएगा 1 डिग्री के बराबर, 1 मिनट के बराबर होगा, है ना। इसको ऐसे दिखाते हैं 1 मिनट के बराबर होगा। और यहाँ पे आप लिखिए कि भाई जो 1 मिनट होता है ये एक तरीके से 60 सेकंड के बराबर होता है, नहीं ये अपने आप में 1 मिनट है भाई। इसका मतलब क्या कि भाई इसको भी हम लोग फर्दर एक तरीके से 60 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक यूनिट निकालूं, एक यूनिट अगर मैं निकालता हूं भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 सेकंड के बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो सब यूनिट का मतलब समझिए कि भाई मेरा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, यानी एक सिंगल डिग्री को भाई आप 60 पार्ट में तोड़ सकते हैं। और वही अगर आप यहाँ पे देखें भाई 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड के बराबर होता है, यानी ये आपका 1 मिनट था ना, 1 मिनट को आपने 60 सेकंड में तोड़ दिया। तो इस तरीके से आप समझिए भाई कि सब यूनिट्स का क्या मतलब होता है। तो ये याद रखना आपको, ये सब का यूज़ नहीं भाई, लेकिन आप समझिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। वही सब आपका लिखा हुआ है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी जस्ट मतलब समझो भाई, ट्राई मतलब 3,
गुण का मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजरमेंट, यानी यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना होता है टी रेशियो, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो टी रेशियो फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें, टोटली 6 होते हैं, ठीक है। 6 कहने मतलब क्या, जैसे आपका साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, फिर आपका अगर आप साइन का उल्टा देखते भाई तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉट का उल्टा, कॉस का उल्टा देखेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और टैन का उल्टा देखेंगे तो कॉट थीटा होता है। टोटल कितने हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ओके। यही लिखा ना, द रिलेशन बिटवीन द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ 6 रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कहना मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे भाई हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के चलते हैं। ये आपका 90 डिग्री होगा, ये मान लेते हैं हम लोग का थीटा। तो सीधी सी बात है भाई, ये हम लोग का बेस हो जाएगा, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन करें तो भाई सबका क्या होता है, एक दूसरे से कोरिलेटेड, मतलब कोरिलेशन होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यही चीज यहाँ पे बताया गया है ना। ये ट्रायंगल हो गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग को पता है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। फिर आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है। टैन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कॉट क्या होता है भाई, टैन का जस्ट उल्टा होता है तो बी अपॉन पी हो जाएगा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा यानी एच अपॉन पी हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टी रेशियो, या फिर कहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यहाँ पे लिखा ना यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्यों, क्योंकि भाई ये बेस है, हाइट है ना, यानी हाइपोटेनस है। तो इसका जो भी, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बेस सेंटीमीटर में, हाइट भी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो रेशियो में भाई क्या हो जाता है, यूनिट एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पता है कि भाई साइन और जो कोसेक इनके बीच में रिलेशन चलता है, क्या है, तो लिखा ना रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक। तो क्या होता है भाई, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा। कैसे, क्योंकि भाई साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, और कॉसेक थीटा कितना होता है, एच बाई पी। तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख दिया। जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है भाई कि आपका जो रेजिस्टिविटी है ये एक तरीके से इन्वर्सली यानी अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टिविटी का। तो उसी तरीके से ये कि भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। उसी तरीके से टैन का कॉट होता है और कॉस थीटा का सेक होता है, यानी सेक थीटा। अब आते हैं भाई, जब भी आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पढ़ना होता है। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि भाई एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसको हाइपोटेनस को हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, किससे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं भाई। तो दोनों तरफ अगर आप डिवाइड करते हैं तो भाई इस तरीके से एच स्क्वायर आ गया, इधर भी एच स्क्वायर। तो भाई ये कैंसिल आउट हो जाए, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इधर हम लोग लिख सकते हैं ना बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है भाई, प्लस इसको भी लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि भाई बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है, और पी अपॉन एच क्या होता है, साइन होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला बना भाई, जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेकर के एक तरीके से प्रूफ करते हैं। 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग का फर्स्ट फार्मूला है, इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई डिवाइड कर रहे हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है मेरा, इसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड के से साइन स्क्वायर थीटा से। तो भाई ये मेरा इक्वेशन था, तो इसको हम लोगों ने दोनों तरफ जो है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। इधर भी मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और मतलब ये इसको फ्लिप करके लिखा गया है भाई, ओके, इक्वल टू इधर भी हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाए, तो ये बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन। हम लोग को पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है, जैसे हम लोग को पता है ना टैन थीटा जो होता है भाई क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो भाई इसका जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाता है, यानी कॉट थीटा के बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका
कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बना भाई, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फार्मूला हुआ, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया तो मेरा ये दूसरा फार्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग तीसरे फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं भाई। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम से था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें फिर से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा से। इससे पहले वाले में हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, देख रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, इस तरीके से हम लोग का इक्वेशन बना। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये आपका 1 बन जाएगा क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका क्या बन जाएगा 1 बाय cos, cos का उल्टा क्या होता है sec हो जाएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा क्या हो गया, तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने 3 फार्मूला एक तरीके से समझा है, ठीक है। मेरा तीसरा फार्मूला है भाई, और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे मैट्रिक पास करके आते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर वो तैयारी करने लगते हैं भाई। तो ये सब जो है इनका जो चेन होता है ना वो छूट जाता है भाई कि कैसे कैसे फार्मूला आता है। ओके, तो एक चेन के थ्रू आप समझ लीजिए कि भाई ये कैसे एक तरीके से आता है। अब देखिए ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों फार्मूला को भाई हम लोग यूज करेंगे फूरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, खासकर जो ट्रिग्नोमेट्री मेथड है उसमें हम लोग यूज करेंगे भाई। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्रूफ भी देख सकते हैं, जैसे साइन। अब सबसे पहले देखिए जो साइन होता है ना भाई, ये आप समझिए काफी फ्रेंडली होता है। इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं भाई। फ्रेंडली कहना मतलब क्या, साइन और कॉस जो एक साथ रहता है, ठीक है। और जो कॉस होता है, जैसे ये देखिए कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी, ये कॉस जो है बहुत ही घटिया इंसान है, कभी भी साइन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। बस भी ये 2 ट्रिक आप समझिए कि साइन बहुत फ्रेंडली होता है। तो जब भी आप साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन और कॉस एक साथ रहते हैं, एक साथ आपस में फ्रेंडशिप के साथ रहते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, यानी साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है भाई। अब कॉस पे आता है, इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है भाई। यहाँ पे अगर प्लस है तो भाई यहाँ पे माइनस बनेगा, और ऊपर में ही समझा दिया भाई, कॉस जब भी रहेगा तो ये साइन के साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करता, ये अपने साथ ही रहता है, नहीं कॉस ए मतलब कॉस कॉस साथ में रहेगा भाई, ठीक ना। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फार्मूला आप एक तरीके से हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये चारों का हम लोग फूरियर सीरीज में यूज करेंगे। इसी तरीके से tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई क्योंकि प्लस है तो ऊपर में क्या है tan a प्लस tan b, और नीचे में क्या होता है जस्ट उल्टा हो जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरीके से tan a माइनस b है तो भाई क्या हो जाएगा tan a माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और नीचे में जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखिए क्योंकि ये ऊपर का 4 फार्मूला हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इन चारों फार्मूले को यूज़ करके, tan वाला भी छोड़ दीजिए, इन चारों फार्मूले को यूज़ करके हम लोग भाई 4 फार्मूला और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 4 फार्मूला और बनेगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं भाई तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी अभी हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया है, इक्वल टू, इधर अगर आप देखें भाई तो अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहीं पे देखें ना ऐसे ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस, है ना, ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर अगर आप देखेंगे भाई तो ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है, और दोनों देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, यानी इधर क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये दोनों टर्म सेम है ना भाई, समझ गए। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया कि भाई 2 साइन ए इंटू कॉस बी जो होता है कितने के बराबर होता है,
साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी के। ठीक है, ये एक मेरा नया फार्मूला है जब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया है। इसी तरीके से भाई अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे लिखिए केस 1 था, ये मेरा केस 2 है। यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो भाई हम लोग यहां पे अब माइनस कर रहे हैं। देखिए अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। सही बात है ना, सब्ट्रैक्शन बाय माइनस साइन चेंज होता है ना नीचे वाले का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस बार क्या होगा, ये साइन मेरा प्लस है साइन ए इंटू कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस है साइन ए इंटू कॉस बी, यानी ये दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस बार ये देखिए ये क्या है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कॉस ए इंटू साइन बी। भाई यहाँ पे प्लस कैसे आया, ये पहले माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, तो भाई सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे वाला साइन चेंज होता नहीं, माइनस से प्लस बन जाए, तो दोनों क्या है कॉस इंटू साइन बी, और ये भी आपका कॉस इंटू साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ, और इधर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, नहीं माइनस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, और ये दोनों क्या हो जाए सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों इधर क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर हुआ। तो एक और फार्मूला है भाई 2 कॉस ए इंटू साइन बी जो है कितने के बराबर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये मेरा एक फार्मूला बना और एक ये मेरा फार्मूला बना। अब आते हैं ये जो थर्ड है और ये जो फोर्थ है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग या फिर यहीं पे लिख देता हूँ फटाफट। देखिए हम लोग का जो थर्ड इक्वेशन था ये क्या था, कॉस ए प्लस बी, क्या था भाई ये कॉस ए इंटू, क्योंकि कॉस है तो कॉस के साथ ही रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और एक और फोर्थ इक्वेशन क्या था भाई, कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए माइनस ए प्लस है तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है, तो बचे क्या इधर, इधर बचेगा सीधे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर हुआ। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस करते हैं भाई तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस बार देखिए ये कॉस यहाँ पे प्लस है माइनस यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ इधर हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस साइन, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लीजिए या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी, और इधर क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस है, कॉस ए माइनस बी, यानी ये माइनस था ना भाई ये प्लस हो जाएगा इस बार, प्लस ये इस बार ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोगों ने एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, यानी 2 फार्मूला इधर हम लोगों ने डिज़ाइन किया और 2 फार्मूला हम लोगों ने इधर डिज़ाइन किया। तो भाई ये 4 फार्मूला जो है स्टार्टिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे जो हम लोगों ने 2 फार्मूला यहाँ पे और 2 फार्मूला यहाँ पे जो डिराइव किए हैं इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने फूरियर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरीके से भाई
और भी होता है, जैसे डबल एंगल फार्मूला हो गया, थोड़ा सा और आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे इसका यूज़ नहीं है, जो यूज़ था हम लोगों ने अभी जस्ट देख लिया। डबल एंगल फार्मूला क्या होता है भाई, जैसे साइन 2a है तो साइन 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका प्रूफ अगर हम लोग देखें भाई कैसे होता है ना, थोड़ा प्रूफ समझा देता हूँ। साइन 2a इक्वल टू क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो कैसे आया, तो देखिए भाई हम लोग को पता है ये जो साइन 2a है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस ए, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, मेरा a बन जाएगा और ये मेरा b बन जाएगा, यानी a प्लस बी, साइन a प्लस बी पे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, साइन a प्लस बी कैसे टूटेगा, क्या हो जाएगा आपका साइन a इंटू कॉस बी यानी b भी तो मेरा यही है ना, ठीक है। और ये प्लस था तो प्लस देंगे, प्लस ये हो जाएगा कॉस a इंटू साइन बी, नहीं वही है सब, तो a और b तो a है ना, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं भाई। क्लियर हुआ। अब देखिए साइन a इंटू कॉस ए, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस इसको भाई आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए। तो भाई देखिए तो ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। तो इसको दोनों को ऐड कर दे, दोनों सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हुआ, ये कहाँ से आता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस 2a की बात करें तो कॉस 2a का भाई 3 फार्मूला होता है। ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला। तीनों फार्मूला को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए जो cos 2a है इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख सकते हैं, cos a प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। अब देखिए भाई हम लोग को पता है इसका फार्मूला क्या है, cos a इंटू कॉस बी, यानी ये भी तो वही है क्योंकि cos cos सेम साथ रहता है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन a इंटू साइन बी, यानी दोनों a और b वही, क्या हो जाए आपका ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर हुआ, कहाँ से आई ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए हम लोग भाई ये जो सेकंड फार्मूला है ना, cos 2a इक्वल टू, ये फार्मूला कहाँ से आता है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हम लोग को भी पता है cos 2a इक्वल टू इतने के बराबर है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग को ऑलरेडी पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, या फिर नेक्स्ट पेज पे आता है, इसका प्रूफ ऑलरेडी दिया होगा इधर। पाइथागोरस थ्योरम से अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला एक प्रूफ किया था ना, जो देखिए साइन 2a का तो प्रूफ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, साइन 2a का अभी जस्ट प्रूफ किया तो भाई, है ना, इस तरीके से साइन a प्लस बी पे तोड़ सकते हैं, तो ये आ गया हम लोग का। अब भाई इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सिमिलरली करके लिखा है, जैसे ये साइन 2a था मेरा, है ना, साइन 2a इक्वल टू इतने के बराबर था। इसी तरीके से भाई हम लोग सिमिलरली साइन a का अगर आपसे पूछता है तो जैसे देखिए साइन 2a में क्या था कि भाई यहाँ पे एंगल कितना था, डबल था, 2a था, तो यहाँ पे देखिए आधा आधा हो गया, a हो गया और यहाँ पे भी a बचा। तो उसी तरीके से अगर आप साइन a की बात करें तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 दे देंगे साइन, और यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल था तो ये a और a हो गया। तो भाई ये a है तो इसका मतलब क्या हो, a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट में डाल लीजिएगा। cos 2a पे आता है तो cos 2a भाई अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया ये चीज़, ठीक है, इतने के बराबर होता है, ये प्रूफ किया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और जैसे सिमिलरली साइन a के लिए हम लोगों ने किया ना, तो उसी तरीके से cos a का भी कर सकते हैं भाई। cos a क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल था एंगल तो भाई आधा आधा हो गया, यानी a/2 cos स्क्वायर इंटू a/2 माइनस साइन स्क्वायर इंटू a/2, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला बन गया भाई। अब देखिए इस फार्मूले में भाई हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इस वाले फार्मूले में क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लिखा ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, सही बात है। अब यहाँ से भाई यानी यहाँ पे लिखा ना थीटा इक्वल टू ए पुट करें, क्योंकि हम लोग ए लेके चल रहे हैं, तो थीटा ए पुट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना भाई। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, इसमें पुट करते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए वही लिखा है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, उसको पुट कर रहे हैं भाई। ये हम लोग का जो मेन इक्वेशन था इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या था, cos 2a था, cos 2a रहने दिया हम लोगों ने, और इधर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग को भाई वैल्यू डालना है, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ भाई। ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, cos स्क्वायर ए की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू डाल दिया, ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बाकी जो जैसा था माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भाई यहाँ पे आप देखिए ये 1 वैसे वैसे रहेगा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर, ये भी माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाए दोनों ऐड हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा भाई, ठीक है। तो cos 2a का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वही लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड फार्मूला है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस ये वाला ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही है ना भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर हुआ। अब एक और हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं भाई, जैसे ये हम लोग का मेन फार्मूला था भाई, इसमें हम लोगों ने क्या किया, cos स्क्वायर ए का फार्मूला वैल्यू डाला है, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम तो ये है मेरा, इसमें हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि भाई ये है ना, ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार कि भाई यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग इस बार साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो भाई इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, इसमें हम लोग ये वैल्यू डाल रहे हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, वही लिखा है ना, ये हम लोग का एक्चुअल फार्मूला था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह वैल्यू डाल रहे हैं। कितना था आपका, माइनस साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वही किया गया, ये माइनस था, माइनस रहने दिया, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डाल दिया। तो अगर आप ब्रैकेट तोड़ेंगे भाई तो प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है -1। क्लियर हुआ। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे है ना, 2 कॉस स्क्वायर है -1। तो भाई ये डबल एंगल फार्मूला हो गया साइन 2a का और कॉस 2a का, और कॉस 2a का भाई 3 फार्मूला होता है। उसी तरीके से tan 2a की बात करें तो tan 2a को भाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan tan 2a इक्वल टू tan a प्लस a करके लिख सकते हैं, ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है tan a प्लस, क्या होता है tan a प्लस tan b, b की जगह हम लोग फिर से a लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे क्या होता है tan a इंटू tan b, यानी b भी मेरा यही है। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाए आपका 2 tan a, है ना, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही है आपका 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसी तरीके से भाई ट्रिपल एंगल फार्मूला भी होता है, जैसे sin 3x हो गया, cos 3x हो गया। तो ये सब का नीड नहीं भाई, जो हम लोग को नीड था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ओके। और इधर आपका प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन इसका नीड नहीं हम लोग को। अब एक चीज़ और समझिए भाई, एक चीज़ और समझिए, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे भाई एक केस बनता है कि भाई अगर आपका जो थीटा है, ठीक है ना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल कहना है मतलब क्या है कि भाई अगर थीटा का वैल्यू जो है 5 डिग्री से भी छोटा हो, यानी 5 डिग्री से कम हो, और यहाँ पे जो एंगल लेके चलेंगे हमेशा किस में होगा, रेडियन में आपको कंसिडर करना भाई, यानी 5 से भी अगर आपका कम होगा एंगल, तो यहाँ पे देखिए जो साइन थीटा होगा ये अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाएगा, कब, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 5 से भी कम हो। उसी तरीके से अगर आप tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा, कब, जब थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है। और वही अगर हम लोग cos थीटा की बात करें, जहाँ पे थीटा बहुत ही स्मॉल है ना भाई, तो cos थीटा जो है 1 के बराबर होता है। देखिए tan थीटा थीटा के बराबर, साइन थीटा थीटा के बराबर, लेकिन cos थीटा जो है आपका 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि भाई आपको ये दिमाग में रखना cos 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो थीटा क्योंकि भाई 0 के बहुत नज़दीक है ना, तो आप कह सकते हैं cos थीटा, और थीटा जो है बहुत ही मतलब 0 के बहुत नज़दीक है, फिर कहिए 0 से थोड़ा बहुत बड़ा है ना, तो ये सीधे सीधे 1 के बराबर होता है। तो वहाँ पे लिखा ना हेयर थीटा शुड बी इन रेडियन, यहाँ पे थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा साइन 1 डिग्री इक्वल टू कितने के बराबर होगा, तो भाई अगर आप लिखते हैं इसको ऐसे, साइन 1 डिग्री जो है 1 डिग्री के बराबर है, क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिग्री है ना एक तरीके से, समझ में, आपको रेडियन में हमेशा बताना है। तो हम लोग को पता है कि भाई साइन 1 डिग्री इक्वल टू कितने के बराबर ये बताना है, तो साइन 1 डिग्री को पहले आप क्या कीजिए, रेडियन में कन्वर्ट किए, तो 1, और रेडियन कहना मतलब क्या, देखिए हम लोग डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 180। अब जो है भाई ये कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा जो है थीटा के बराबर होता है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा जो थीटा है जो एंगल है वो रेडियन में, तो सीधे से कितने के बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 के बराबर हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ।
इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 0 के आसपास होगा या फिर कहीं 0 के बहुत नज़दीक होगा तो भाई उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। tan थीटा में वही है, sin थीटा और tan थीटा जो है यहाँ पे, बस समझिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 5 से कम होना चाहिए तब आपका ये चीज़ फॉलो होता है। और देख लेते भाई, कुछ और तो नहीं हम लोग का मिस हो रहा है इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ओके, जैसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लेते हैं tan 3 डिग्री आपसे पूछा कितने के बराबर होगा, तो भाई एक डिग्री में है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ऐसे लिख दे रहे हैं tan 3 डिग्री इक्वल टू 3 डिग्री के बराबर, गलत हो जाएगा भाई। ओके, इसको हम लोगों को किस में बताना है, हमेशा रेडियन में, यानी 3 डिग्री इंटू डिग्री से रेडियन में जाना है, यानी π/180। इसको काट देते हैं, 3 6 18, यानी कितना हो जाएगा 10 π/60, तब ये हो जाएगा π/60 के बराबर। क्लियर हुआ। वही अगर आपसे पूछता है भाई cos 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो भाई आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या कहेंगे, cos 1 डिग्री यानी 0 के बहुत नज़दीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको आप रेडियन में कन्वर्ट मत कीजिए, ठीक है ना भाई। आप अगर सोचेंगे भाई ऐसे, अगर आप सोचते हैं कि cos 1 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट, नहीं 1 डिग्री इंटू π/180, है ना, क्या हो जाएगा आपका cos π/180, तो ये हो जाएगा π/180। नहीं भाई, आपको पता है कि ऑलरेडी क्या है, 0 के नज़दीक है तो उसका वैल्यू क्या होगा, सीधे सीधे 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ना कि ये कभी नहीं होगा, ये इनके केस में होता है, साइन और tan के केस में। तो ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था भाई, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए नोट्स में आपका लिखा ना, ये फूरियर सीरीज़ का ये रिलेशन है कि जो भी मेरा पीरियोडिक है ना, जो भी मेरा नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी कॉम्प्लेक्स वेव की बात कर रहे हैं भाई, ये 3 चीज़ से मिलकर के बना होता है। ये आपका कोसाइन टर्म्स है, यानी मतलब ऐसा समझिए जैसे भाई cos n ओमेगा t है, ये sin n ओमेगा t है, इसका मतलब क्या है, ये सारे घर AC कॉम्पोनेंट होते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं AC कॉम्पोनेंट, ठीक है, यानी AC टर्म्स है मेरे। और ये जो आपका A0 है, इसको हम लोग DC टर्म बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं फूरियर के हिसाब से कि भाई जितने भी कॉम्प्लेक्स वेव होते हैं वो एक तरीके से DC कॉम्पोनेंट और AC कॉम्पोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर हुआ। अब जब हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ेंगे तो AC कॉम्पोनेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे, AN का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, BN का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AN, BN और A0 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं, जैसे देखिए, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा भाई, काफ़ी लाइट हो चुका है ये, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करता है। ओके, इतना काफ़ी होगा। सबसे पहला है भाई, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, साइन ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, और ये कितने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन है भाई, तो इसका कुछ ना कुछ पीरियड होगा ना, इस तरीके से जा रहा है आपका साइनसोइडल, तो भाई एक पीरियड के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से लेकर के टी तक। टी जहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, यानी एक साइकिल बनने में जो भी समय लगे उसको तो टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो एक पीरियड के लिए भाई हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई, है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है, इसे भूल जाइए, अभी फिलहाल के लिए समझिए कि भाई मेरा था 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो भाई मुझे बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ होगा, सही बात है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और नीचे में क्योंकि 1 है भाई तो 1 का भी हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से लेके टी, क्यों भाई पूरे का इंटीग्रेशन है ना, तो नीचे वाले का भी तो करना पड़ेगा ना, 1 डी टी, सॉरी डी टी भाई, ठीक है। अब भाई हम लोग को पता है जैसे ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड करके बता रहा हूँ। जैसे भाई मान लेते हैं आपको इंटीग्रेशन करना है 1 डी टी का, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है किसी भी इंटीजर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है।
x का पावर 0 1 के बराबर, y का पावर 0 1 के बराबर, है ना। तो जो भाई ये 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, यानी जो 1 लिखा हम लोगों ने, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉडिफाई करके कि भाई t का पावर 0, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हम लोग t लेके चल रहे हैं, t का पावर 0 यानी 1 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना भाई, 1 इक्वल टू हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं t का पावर 0, और ये जैसे था इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और ये dt, सही बात है। अब हम लोग को पता है इंटीग्रेशन भाई ऊपर में पावर क्या है, 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके t का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, क्योंकि जो पावर होता है नीचे आ जाता है, सही बात है। और क्योंकि इंटीग्रेशन कर लिया ना तो लिमिट आ जाएगा इसका, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और उसका लिमिट हो जाएगा, कहाँ से लिखा था, 0 से लेके t तक। तो भाई क्या आ जाएगा आपका, t का पावर 1 लिखना कोई मतलब ही नहीं बनता है, और नीचे में जो 1 है उसको भी लिखना कोई मतलब नहीं बनता भाई। इसके लिए ऊपर पावर 1 दिखाई है, नीचे क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं ना, 1 तो छुपा हो रहता है पहले से ही, है ना। तो सीधे सीधे आप समझिए भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके t तक। क्लियर हुआ। तो 1 का इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट वैल्यू का जो इंटीग्रेशन होता है भाई इस तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से अगर आपसे जैसे भाई मान लेते हैं यहाँ पे dx का पूछता है ना इंटीग्रेशन, तो इसे पता होना चाहिए, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें भाई, यही चीज़ आपका नोट में यहाँ पे डाला गया, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने इस तरीके से किया कि भाई ऊपर में 0 से लेके t तक ये आपका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू dt, और नीचे में हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके t। साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया हम लोगों ने, कॉस ओमेगा टी, और भाई क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में करें तो ओमेगा कांस्टेंट होता है तो ओमेगा नीचे आ जाता है, लिमिट हो जाए आपका 0 से लेके t तक, कोई दिक्कत नहीं। और अभी जस्ट बताया भाई ये जो dt का आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इसका लिमिट कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके t तक, ठीक है। ये जो ओमेगा ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेता है तो क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा यानी -1 बाय ओमेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा t, और ये हो जाएगा 0 से लेके t तक, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में भाई हम लोगों ने लिमिट पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट पुट करते तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T हो जाएगा, और माइनस फिर आपका 0 पुट करें तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे भाई आप देखिए कि भाई इसको मिटा लेते हैं, ये डिवीजन में है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा, तो 1 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये जो t है भाई क्या हो जाएगा, नीचे में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 बाय ओमेगा t, ठीक है भाई, ये t जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर क्या बचेगा कॉस, यहाँ पे क्या था ओमेगा t यानी लिमिट पुट कर रहे हैं भाई, और ओमेगा डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, -1 बाय ओमेगा t कॉस ओमेगा t की जगह भाई अपर लिमिट पुट कीजिए, कैपिटल T हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा t की जगह इस बार हम लोग 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा -1 बाय ओमेगा t, ये हो जाएगा कॉस, ओमेगा का वैल्यू पता है 2πf है ना, 2πf, और f की जगह 1/t लिख सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे t हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया भाई, ओमेगा इक्वल टू भाई होता है ना, ओमेगा इक्वल टू 2πf, और हम लोग को पता है f इक्वल टू क्या होता है, यानी 1/f इक्वल टू f इक्वल टू 1/t होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा f का वैल्यू डाला तो 2π/t होता है, तो ये ओमेगा जो है वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने 2π/t, और यहाँ पे पहले से t था, क्या हो जाएगा माइनस, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 कॉस 0 यानी 1 के बराबर होता है, तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया हुआ भाई, ठीक है। ये ओमेगा का वैल्यू डाल रखा है 2π/t, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में t था तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये cos 0 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए t से t कैंसिल आउट हो गया, आप cos 2π का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब बोलिए कैसे याद करते हैं वैल्यू, आप सीधे समझिए भाई, इस तरीके से साइन वेव होता है ना, 0 ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, तो समझिए साइन के लिए अगर आप 0 की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे वैल्यू 0 है। अगर आप पाई की बात करते हैं भाई तो पाई क्या है, ये मैक्सिमम जाके फिर यहाँ पे 0 हो गया ना, यानी साइन पाई भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। अगर आपसे पूछता साइन 2π का वैल्यू बताइए तो साइन 2π भी क्या है 0 के बराबर ही है ना, समझ में बात को। तो वेव फॉर्म आपको याद रखना है। कॉस की बात करें तो भाई देखिए इस तरीके का कोसाइन होता है, तो भाई क्या है एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या π/2 होगा भाई, 90 ही तो होगा, समझ गए। फिर भाई ये 90 से स्टार्ट हो रहा तो इतना एंगल कितना बनेगा 90 तो बनेगा, π/2 होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये 90 और ये 90, ये हो जाएगा पाई, फिर आपका है ना, उस तरीके से आप काउंट कर लीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई इसके वैल्यू, क्योंकि ये वेव फॉर्म जो है आपको अलग अलग वैल्यू देते चला जाएगा। तो 2π की बात करें तो भाई देखिए यहाँ पे मेरा पाई हुआ है, ठीक है, मेरा पाई हुआ है,
और यहाँ से लेके आता है 90 और यहाँ से लेके आता है 90, यानी यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके 2 पाई बनेगा ये वाला वैल्यू। तो 2 पाई पे देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कहने मतलब 1 के बराबर होगा। और इसका वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है ना, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं भाई, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 - 1 तो ये कैंसिल आउट हुआ, यानी 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई कर तो ओवरऑल मेरा 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक साइनसोइडल फंक्शन का, है ना, किसके टर्म में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक साइकिल के लिए, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसको आप भाई वेवफॉर्म के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई साइनसोइडल फंक्शन है और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर 1 साइकिल, तो भाई अब देखिए इसका जो एरिया होगा यानी हाफ पॉजिटिव और उतना ही आपको हाफ नेगेटिव मिल गया, और ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट देखें तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने मैनुअली प्रूव किया 0 आएगा, और हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं भाई। अब हम लोग आगे आते हैं भाई। देखिए एक होता है ऐसे, इसका यूज़ नहीं भाई, ये ऊपर वाले का यूज़ था, ये हम लोग यूज़ करेंगे फूरियर सीरीज़ में। ओके, ये जो इंटीग्रेशन किया ना हम लोगों ने sin ओमेगा t dt = 0, इसका हम लोग इंटीग्रेशन, तो ये कॉन्सेप्ट यूज, इसका इंटीग्रेशन जो होता है 0 के बराबर होता है। इसी तरीके से आप समझिए, जैसे भाई मान लेते हैं आपके पास, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं एक साइकिल के लिए जो हम लोगों ने sin ओमेगा t dt इसका वैल्यू 0 देखा भाई। तो आप इमेजिन कीजिए, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे वेवफॉर्म दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं मेरा फंडामेंटल है, यानी ये फंडामेंटल हो गया, और मान लेते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी ये इतना दूर तक एक साइकिल बनाया, यहाँ से लेके आते इसने एक साइकिल बनाया भाई। तो थर्ड हार्मोनिक क्या हो गया अपना, ये 3 साइकिल बनाएगा। 3 साइकिल बनाने मतलब क्या कि भाई यहाँ से लेके आता है, मान लेते हैं, एक मिनट भाई कलर चेंज करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं मान लेते हैं एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से लेके आते, एक मिनट, 3 साइकिल बनाना ना, यानी इसके आधे साइकिल में, ये आधे साइकिल भाई हम लोग का 1.5 साइकिल बनना चाहिए। ये पूरा आधा साइकिल है ना, यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे 1.5 साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल बना और ये आधा साइकिल है, 1.5 साइकिल बन गया भाई, और 1.5 साइकिल इधर बनना चाहिए, तो एक साइकिल बना और ये एक साइकिल। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भाई एक साइकिल बना, और यहाँ से लेके यहाँ तक भाई 2 साइकिल बना, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साइकिल बना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा थर्ड हार्मोनिक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ ना भाई, sin 1 ओमेगा t यानी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल का जब हम लोगों ने भाई एक पीरियड के लिए इंटीग्रेशन किया तो 0 वैल्यू मिला। इसी तरीके से अगर आपका 0 से लेके t, यहाँ पे sin 3 ओमेगा t, और इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो भाई इसका वैल्यू तो हम लोग को 0 ही मिलेगा, इसका भी तो 0 ही मिलेगा भाई। बस यहाँ पे फर्क ये है कि भाई ये फंडामेंटल के मुकाबले क्या है, इसका जो ये जो ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी को बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा इसका एक तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप समझिए भाई, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, एक साइकिल के लिए कीजिए 0 से लेके 1, तो ये इसका यही एक साइकिल हो जाएगा ना। तो इसका भी तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, यानी इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से इसमें 5th हार्मोनिक होंगे भाई, तो 5th हार्मोनिक यानी 0 से लेके t sin 5 ओमेगा t, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी 0 ही मिलेगा। यानी जो भी साइनसोइडल फंक्शन होते हैं भाई एक पीरियड के लिए अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई उसका जो वैल्यू होगा वो 0 मिलेगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं भाई कि अगर मेरे पास एक साइनसोइडल फंक्शन है साइन, और यहाँ पे n मान के चल रहा हूँ, n ओमेगा t, है ना, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि भाई n क्या है, मेरा इंटीजर है। इंटीजर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, यानी कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो किसी भी साइनसोइडल फंक्शन का, है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी n ओमेगा t है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे एक पीरियड के लिए तो भाई इसका वैल्यू 0 मिलता है। क्लियर हो गया। तो इसका हम लोग यूज करेंगे भाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। एक होता है आपका साइन स्क्वायर, यहाँ पे है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसका अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक पीरियड के लिए 0 से लेकर t तक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भाई इसका वैल्यू क्या मिलेगा, है ना। ऐसे इसका यूज नहीं भाई, इसलिए इसको लास्ट में करते हैं, इसको भी थोड़ा सा पॉज करते हैं, ठीक है। ऐसे इसको समझ ही लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसका भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत जगह यूज करते हैं भाई। तो अगेन भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, वही चीज़ है ना जो ऊपर में हम लोगों ने बताया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा भाई, तो 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 को इंटीग्रेशन dt और 1 पीरियड के लिए, ठीक है। तो वही है, इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ था। तो अब देखिए कि भाई हम लोग को, देखिए हम लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे ऊपर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ किया ना भाई, साइन
साइन ओमेगा टी का भाई टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हो गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी आया, है ना, और ओमेगा जो कांस्टेंट था वो नीचे डिवाइड, तो कहाँ से मिला, वो प्रॉपर्टी से मिलता है। तो जब आप इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो भाई इसमें साइन स्क्वायर थीटा का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसका कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं भाई, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ही लिखा हुआ है नो प्रॉपर्टीज फॉर साइन स्क्वायर थीटा इन इंटीग्रेशन, व्हाट वी कैन डू नाउ। अब हम लोग क्या करें, तो भाई यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाया भाई, उसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से एक फार्मूला प्रूफ किया था कि भाई इस, है ना, ये फार्मूला है भाई एक तरीके से, ओके, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो आप समझिए भाई यहाँ पे तो मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा है ना, ओमेगा टी मतलब थीटा आप इमेजिन कीजिए। तो भाई इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 है फॉर्मूले के हिसाब से, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है कि भाई 1/2 से डिवाइड किया और अंदर में 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब हम लोग को पता है इसका वैल्यू क्या होता है, इतने के बराबर होता है, और हम लोग को पता है ये कॉस थीटा में आ गया, तो कॉस थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं भाई फॉर्मूले को यूज़ करके। और नीचे में जैसे चल रहा था भाई, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके t 1 dt, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी में हम लोग चल रहे हैं dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, यानी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट है 0 से लेके t। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई हम लोग आगे हाफ, है ना, ये वैसे का वैसे ही है, और नीचे में आपका लिमिट पुट कर दिया गया है, t की जगह अपर लिमिट कैपिटल T माइनस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, क्योंकि भाई नीचे में क्या है t है ना, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा है, तो 1 सबसे ऊपर चला जाता है, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1/2t, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि भाई ये क्या है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक स्टेप और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 1/2, अलग अलग लिख देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, 0 से लेके t 1 dt, ठीक है, माइनस है माइनस दे देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस, माइनस को बाहर ले लिया भाई, माइनस कॉस 2 ओमेगा t, और ये हो जाएगा आपका dt। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, क्लियर हुआ। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t तक, माइनस है माइनस देते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और ये जो 2 ओमेगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर 2 ओमेगा कांस्टेंट तो नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा, क्लियर हुआ। उसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t तक, और ये 1/t तो हम लोगों ने बाहर ले रखा था। अब देखिए यहाँ पे ये वैसे का वैसा ही है, यहाँ पे आपका, है ना, ये लिमिट पुट कर रहे भाई, अपर लिमिट ही पुट करेंगे, है ना, तो कैपिटल T माइनस 0 हो जाएगा, और ये आपका माइनस साइन दे दिया हम लोगों ने, और ये जो आपका 2 ओमेगा है ना, डिवाइड में है तो उसको बाहर ले लेते हैं, यानी 1/2 ओमेगा, ये कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बचेगा साइन, और लिमिट भी पुट कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो 2 ओमेगा टी की जगह हम लोग कैपिटल T पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस साइन 0 पुट करता तो 0 हो जाएगा, साइन 0/0 के बराबर होता है ना, तो वही है 1/t 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस ये 1/2 ओमेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओमेगा की जगह हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे साइन, है ना, ये 2π/t हो जाएगा, ये कैपिटल T था, t से t कैंसिल आउट हो जाए तो 0 या साइन 0 के बराबर होता है भाई, ओके। तो कितना हो जाएगा साइन 4π, और साइन 4π कहना मतलब क्या, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था भाई, ये क्या हो गया आपका 2π हो गया, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया मेरा 2π, तो 2π पे 0 मिला, एक बार और कीजिए, है ना, तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है एक तरीके से, या फिर ऐसे समझिए कि भाई 2π मतलब क्या, पूरा एक चक्कर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक पूरा चक्कर, तो यहीं पे आ गया 0 पे आ गया, फिर से एक बार चक्कर आ जाए, फिर से 0 पे आया, यानी 4π, यानी साइन 4π का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 0 × 0 का 0 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा भाई, सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ, ये थोड़ा फॉर्मेट गलत है भाई, ये ऐसे 1/2t, और यहाँ पे बचा क्या है t माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ब्रैकेट तोड़ देते क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय 2t, कट जाएगा, इसका मतलब कितना है 1/2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर
ओमेगा टी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं 1 पीरियड के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन भाई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब आते हैं फूरियर सीरीज में। तो पहला कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया भाई, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। अभी जस्ट बताइए भाई, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है 1 पीरियड के लिए। उसी तरीके से 2 ओमेगा टी करेंगे तो इसका भी 0 आएगा। उसी तरीके से अगर आपका 3 ओमेगा टी हो तो इसका भी 0 होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास एन ओमेगा साइन एन ओमेगा टी है तो उसका पूरा 0 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई अगर हम लोग कॉस एन ओमेगा टी की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 0 से लेके टी साइन एन ओमेगा टी डी टी है। नॉट में लिखे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका वैल्यू तो 0 था भाई। उसी तरीके से अगर आपके पास कॉस, यानी इस बार मेरा कोसाइन फंक्शन है, ठीक है भाई, इस तरीके का वेव फॉर्म है, तो भाई अगर मेरे पास कॉस एन, यानी एन क्या यहाँ पे इंटीजर है भाई, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो भाई इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं एक पीरियड के लिए 0 से लेकर टी तक, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। बोलिए कैसे, तो कॉमन सेंस लगाना भाई। हम लोग को पता है कि भाई अगर आप एक पीरियड की बात करें, एक पीरियड का मतलब क्या, कोसाइन में एक पीरियड क्या होता है भाई, जहाँ से अपने आप को रिपीट करे, तो भाई ये 90 से तो स्टार्ट हुआ, फिर ये यहाँ से अपने आप को फिर रिपीट कर रहा है ना, समझिए एक साइकिल बना यहाँ पे, फिर यहाँ से अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ये वाला एरिया मिलके क्या बनाएगा, पूरा इतने के बराबर बन जाएगा, नहीं कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये भाई अगर हम लोग इंटीग्रेशन 0 से लेके टी किसके लिए, हम लोग कॉस के लिए, कॉस ओमेगा टी के लिए कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये 0 बनता है भाई। उसी तरीके से अगर आपके पास भाई डबल फ्रीक्वेंसी है, फिर ट्रिपल फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर n हो सकता है, तो सबका तो भाई वही है ना, बस फ्रीक्वेंसी आपका तेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पीरियड के लिए देखेंगे भाई, तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल 0 आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कॉस एन ओमेगा नॉट टी का जो इंटीग्रेशन होगा 1 साइकिल के लिए 0 होता है। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री में भाई यहाँ पे जो फार्मूला समझा था ना, ये वाला फार्मूला, जैसे एक ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करके, है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ये सब फार्मूला। यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे भाई। आते हैं आगे इंटीग्रेशन में। देखिए जो थर्ड कॉन्सेप्ट, पहला हो गया साइन का इंटीग्रेशन 0 होता है, कॉस का इंटीग्रेशन 0 होता है। अब थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पे मेरा क्या है कि भाई अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना 0 से लेकर टी तक, यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे n है भाई, n ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस m ओमेगा नॉट टी, m और n क्या इंटीजर है एक तरीके से, इसका इंटीग्रेशन करना तो भाई कितने के बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अगेन, क्योंकि भाई हम लोग के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं ना इंटीग्रेशन पर, तो उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। ये 1/2 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से हम लोगों ने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2 sin n ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस m ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर है भाई, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। तो अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यानी यहाँ पे देखिए ना, ये वाले प्रॉपर्टी पे तोड़ेंगे, 2 sin, इसको आप a मानिए भाई, ठीक है, a इंटू इसको आप b मान लीजिए, cos b। तो 2 sin इंटू, यानी 2 sin a इंटू cos b का जो फॉर्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, 2 sin a इंटू cos b का क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना। यानी यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं भाई, sin a प्लस b, यहाँ भाई इसको a मान लीजिए, ये a है मेरा, ठीक है, n a है, और इसको आप b मान लीजिए, m को b मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा b है। बाकी तो भाई ओमेगा नॉट टी दोनों में है ना। तो साइन भाई मेरे, इसको पूरा ये मानिए, इसको भी पूरा b मानिए। देखिए समझाता हूँ, एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो भाई फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी कहना मतलब ये वैल्यू डालिए, n ओमेगा नॉट टी प्लस b क्या हो जाएगा, m ओमेगा नॉट टी। तो भाई देखिए इसमें ओमेगा नॉट टी दोनों कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन लेंगे तो भाई ओमेगा नॉट टी बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n प्लस m दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। समझ में आया। तो कैसे लिखा गया ये चीज़ समझ में आना चाहिए।
तो ये मेरा ए टर्म है और ये मेरा बी टर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसी तरीके से एन माइनस एम और ये ओमेगा नॉट टी जो होगा कॉमन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में। अब हम लोग को ऑलरेडी पता भाई ये क्योंकि इंटीजर है इसका वैल्यू 1 2 3 होगा, एम भी मेरा यहाँ पे क्या इंटीजर है 1 2 3, तो भाई ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भाई मेरे को इंटीजर ही मिलेगा, है ना, इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन, यहाँ पे मान लेते हैं दोनों को ऐड करना है भाई, मान लेते हैं हम लोग का 7 आया, फिर 8 आया, 9 आया, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंटीजर ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके लिए, 0 से लेकर टी तक के लिए। तो भाई इसका अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया ना भाई, एन ओमेगा नॉट का जो नॉट टी का जो इंटीग्रेशन होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पूरा फंक्शन जो है 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। उसी तरीके से इसका भी देखिए ये भी भाई ये भी कुछ इंटीजर बनेगा, है ना, तो साइन एन ओमेगा नॉट टी का हम लोग को पता है ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अंदर में ही 0 है तो भाई मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, देखें ये जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है ना इसको तोड़ के लिखा गया है इस स्टेप में भाई, एक बार इसके साथ लिख दीजिए एक बार फिर इसके साथ लिख दीजिए। क्लियर हुआ, इस तरीके से दिखा दीजिए आप। तो भाई इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आता है, यानी ये जो हम लोग का थर्ड पॉइंट था ना ये वाला भाई, ये कितने के बराबर होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एम ओमेगा नॉट टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 पीरियड के लिए तो भाई 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। इस बार हम लोग का क्या है, थर्ड में क्या था साइन और कॉस था भाई, ये साइन और कॉस था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं साइन साइन लेके चल रहे हैं, साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन एम ओमेगा नॉट टी डी टी, है ना, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। तो अगेन इसको मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि भाई इंटीग्रेशन में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करके। बैटरी देखते हैं भाई कितना है, बैटरी बहुत कम बचा हुआ है, कोई नहीं फटाफट करते हैं इसको। तो इस तरीके से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को पता है ये एक और प्रॉपर्टी पे टूटेगा, साइन ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका जो फार्मूला है भाई 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए ये है ना 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, क्योंकि हम लोगों ने इसको ए मान रखा है इसको बी मान रखा भाई, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो अगेन कॉमन लेकर के आपका इस तरीके से आ जाएगा एन माइनस। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे भाई n माइनस एम है और यहाँ पे n प्लस एम है। हम लोग फर्स्ट केस मान के चल रहे हैं कि भाई मान लेते हैं n और m जो इंटीजर है ये दोनों आपस में बराबर है, n इक्वल टू m इक्वल टू मान लेते हैं 3 है 2 है 1 है, कुछ भी दोनों का वैल्यू बराबर मान के चलते हैं भाई। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे यानी n का वैल्यू मान 3 है इसका वैल्यू 3 है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 6 ओमेगा नॉट टी। तो अभी जस्ट हमने देखा था कॉस एन ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 के बराबर होता है, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही बात है, यानी n का वैल्यू m का वैल्यू कुछ भी रखें भाई तो ऐड करेंगे तो भाई इंटीजर ही आएगा ना। तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था यहाँ पे ये चीज़ देखा ना हम लोगों ने कि भाई कोसाइन फंक्शन का कोसाइन कॉस एन ओमेगा नॉट टी का जो इंटीग्रेशन होता है 1 साइकिल के लिए 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए भाई, यहाँ पे सिर्फ एक केस ऐसा बनेगा जहाँ पे n इक्वल टू अगर m हो जाता है, यानी n का वैल्यू m के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू m हो जाता है तो क्या ये प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या होता है भाई 1 के बराबर होता है। समझ मारा बात को, यानी इसका जो वैल्यू है ये 0 होगा, कब तक 0 होगा, जब तक कि m और n आपस में बराबर नहीं है, उस केस में इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। क्योंकि भाई जब ये बराबर नहीं है, ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू मान लेते हैं भाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको बढ़ा लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, है ना, ये क्या बनेगा cos 1 ओमेगा नॉट टी डी टी। तो भाई ये आपको पता है इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 साइकिल के लिए तो भाई कोसाइन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। समझ के बात को, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस वाले टर्म का
हर एक वैल्यू पे यानी n इक्वल टू एन, m इज नॉट इक्वल टू एन एफ, n इज नॉट इक्वल टू m, इस केस में आपका क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर हम लोग m को बराबर मान ले n के, यानी इफ m इज इक्वल टू n, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा। इस केस में भाई cos 0 क्या बनेगा आपका, इस बार इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ करके लिखे, इफ n इक्वल टू m हो जाता है, तो इस केस में भाई m इक्वल टू n पे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है भाई, है ना, तो ऐड करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ इंटीजर है तो इसका तो वैल्यू 0 होगा ही एनी केस में, हर एक केस में भाई इसका वैल्यू 0 होगा। n इक्वल टू m के बराबर हो या फिर कहिए m इज नॉट इक्वल टू m के बराबर, इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन इस केस में देखिए कि भाई जब ये मेरा दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये cos 0 बन जाएगा, cos 0, समझ गए। और ये तो हमेशा आपका 0 ही होगा। तो देखिए इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/t, ये तो 0 हो गया ना भाई, ये दोनों केस में n इक्वल टू m के बराबर हो या ना हो, दोनों केस में 0 बनेगा। तो अब इस पे आते हैं भाई, इफ n इज इक्वल टू m के बराबर है, तो ये तो मेरा cos 0 है ना, लिखा ना cos 0 ओमेगा नॉट t dt हो जाएगा 0 से लेके t, और 1/2 क्योंकि भाई मॉडिफिकेशन में ही था हम लोग का, है ना, तो उसको ऐसे ही रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए cos 0 क्या हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं, है ना, मतलब वही भाई यार बचेगा सिर्फ और सिर्फ dt बचेगा भाई मेरे, ये ऐसे है ना, यहाँ पर देखिए cos 0 इंटू ओमेगा नॉट इंटू dt, तो भाई इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि भाई dt के टर्म में तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसको ऐसे लिखिए cos 0 इंटू ओमेगा नॉट t, और ये था हमारा dt, ठीक है, इंटीग्रेशन था 0 से लेकर t, तो भाई इसको आप मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा टर्म 0 बना देगा ना, ये समझ में आया, यानी cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होता है भाई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वही है कि भाई इस पूरे टर्म की जगह cos 0 इंटू ओमेगा नॉट टी की जगह 1 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब उसका इंटीग्रेशन कर लिया, हम लोग पता है dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, या फिर कहिए 1 का पावर, तो ये भाई आगे 1 छुपा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वही है 1 का पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग, तो वही भाई t आएगा। कहने मतलब क्या है ना भाई, देखिए ये 1 आया ना यहाँ पे, तो हम लोग को पता है, इसको t कर लीजिए बेटर होगा, t का पावर 0, ठीक है। तो t का पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर, यानी 1 को हम लोग t का पावर 0 से कर सकते हैं एक तरीके से, है ना। अब यहाँ पे कर लीजिए क्या हो जाएगा, t का पावर 0 प्लस 1, t का पावर 0 प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, सही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, 1/2 वैसे ही है, ये आपका नीचे में 1 रहने को मतलब नहीं है, यहाँ पे का अपर लिमिट पुट करें तो कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 0, क्या हो जाएगा आपका, ये सीधे सीधे t/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है भाई कि ये जो आपका साइन ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी इंटू साइन एम ओमेगा टी है, इसका जो वैल्यू होगा भाई ये एक तरीके से 0 होगा, कब, इफ़ या फिर व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू m। लेकिन इसका वैल्यू जो होगा इफ़ n इज़ इक्वल टू m, तो भाई इसका वैल्यू कितने के बराबर, ये इस केस में तो 0 होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि भाई साइन एन ओमेगा टी इंटू साइन एम ओमेगा नॉट टी का जो वैल्यू होगा कब होगा, जब n इक्वल टू m हो जाए तो उसका वैल्यू t/2 मिलेगा, और वही जब n इज़ नॉट इक्वल टू m होगा तो उसका वैल्यू 0 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ये हम लोग का एक और लास्ट पार्ट है भाई, ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट है भाई हम लोग का, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया था, साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन एम ओमेगा नॉट टी। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस बार हम लोग का कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एम ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए हम लोग को अगेन भाई, क्योंकि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ इसका कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसको हम लोग फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो भाई इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सही बात है। यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई इसको अंदर ले लिया। तो भाई अब क्या आ गया, ये इस प्रॉपर्टी पे टूटेगा, साइन 2 कॉस थीटा या फिर ए मान लेते हैं इंटू कॉस बी पे। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का प्रॉपर्टी क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ये ना 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
इसको तोड़ देते हैं और इस बार हम लोगों ने इसको a मान रखा है, उसको हम लोगों ने b मान रखा है। क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि भाई ये इंटीग्रेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना, इसको अलग करके लिखते हैं, इसको अलग करके, तो वही सेकंड केस में लिखा है कि भाई सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन में। ओके ठीक है भाई, तो इसको तोड़ेंगे तो भाई ये अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये अलग हो जाएगा। तो अब समझिए हम लोग अगेन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भाई n है और यहाँ पे प्लस m है। इमेजिन कीजिए कि भाई n का वैल्यू मान लेते हैं इज़ नॉट इक्वल टू m है, तो भाई जैसे मान लेते हैं n जो है मेरा 3 है, m जो है मेरा 4 है, तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये 3 + 4 यानी 7 बनेगा, यानी cos 7, यानी एक तरीके से वही है ना cos n ओमेगा नॉट t। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 होगा। वही मान लेते हैं कि भाई हम लोग का n इज इक्वल टू m है, n इज इक्वल टू m के बराबर, इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब क्या 2 + 2 4 करेंगे, यानी cos 4 ओमेगा नॉट t। तो भाई सीधी सी बात है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों केसेस में 0 होगा, यानी पूरा पूरा टर्म 0 आएगा भाई। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये, तो इसका वैल्यू अगर आप देखते हैं कि भाई n इज़ नॉट इक्वल टू m, तो इस केस में क्या बनेगा, जैसे मान लेते n जो है 4 है, ये मान लेते भाई 3 है, तो 4 - 3 करेंगे तो भाई कितना आएगा 1 के बराबर, यानी cos ओमेगा नॉट t, और cos ओमेगा नॉट t क्या होगा 0 के बराबर। यानी इस केस में यानी जब n इज़ नॉट इक्वल टू m भाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और वही अगर हम लोग n इक्वल टू m कर लेते तो n इक्वल टू m में क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल क्या बनेगा cos 0 इंटू ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट t। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 बना देगा, है ना। समझ में बात को, इसका मतलब क्या cos 0 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में बात को, ये 1 के बराबर, यानी इसका जो वैल्यू भाई, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस में मिलेगा जब n इक्वल टू m के बराबर है। बाकी जब n इज़ नॉट इक्वल टू m है तो भाई इसका वैल्यू ओवरऑल 0 बनेगा। ठीक है, तो आगे आता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई साइन n ओमेगा नॉट t, एक मिनट, यहाँ पे cos है ना दोनों, cos n ओमेगा नॉट t इंटू cos m ओमेगा नॉट t, इसका जो वैल्यू होगा भाई कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ये इसका वैल्यू t/2 आएगा भाई। उसी तरीके से इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ऊपर में जस्ट किया था ना इसका इंटीग्रेशन, तो भाई कितना आया था जब इसको बराबर मान के चल रहे थे तो t/2 आ रहा था, तो इसका वैल्यू t/2 आएगा कब, व्हेन n इक्वल टू m है, और वही इसका वैल्यू 0 आएगा कब, व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू m। क्लियर हुआ। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म था भाई, इसको आप यहाँ पे कर लिए, गलत हो गया है, यहाँ पे cos होना चाहिए, cos n ओमेगा नॉट t इंटू cos m ओमेगा नॉट t, इसका वैल्यू t/2 आएगा कब, जब n इज़ इक्वल टू m है, और 0 आएगा जब n इज़ नॉट इक्वल टू m के बराबर। ठीक है भाई, अब इतना समझने के बाद, इतना जो हम लोग ने मैथमेटिकल टूल्स कलेक्ट किया भाई, या फिर जो समझा है, इतना समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, an का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, bn का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और a0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने में अब कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये तो भाई पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म जो था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, इसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा मैथमेटिकल टूल्स एक तरीके से कलेक्ट कर लिया, फिर समझ लिया भाई। अब आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पे फिर से आएंगे, लेकिन इस बार हम लोग अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर कहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का सहारा लेंगे उस पे काम करेंगे भाई। यानी हम लोग इसके लिए, इस वाले फॉर्मेट के लिए हम लोग पूरा का पूरा फेजर अलजेब्रा पढ़ेंगे, फेजर अलजेब्रा। ओके, और इसमें हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म के ऊपर। ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर फंक्शन जो भी बोलिए, यानी जैसे हम लोग को पता है ना भाई, जैसे मान लेते हैं z इक्वल टू a प्लस जे बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो भाई इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इक्वल टू r एंगल थीटा, जहाँ पे r मैग्नीट्यूड होता है, थीटा मेरा एंगल होता है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो भाई r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा आपका √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। और जो थीटा होता है, थीटा क्या हो जाएगा भाई, एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी b/a हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हो गया मेरा भाई पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। एक होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका r, ये होता है cos थीटा प्लस j sin थीटा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भाई। इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। और
इसी चीज़ को भाई हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया तो मैग्नीट्यूड आगे होता है e टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका j थीटा। समझ में आया? तो कैसे लिखते हैं भाई, ये सारे के सारे फॉर्मेट कैसे काम करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म कैसे लिखा जाता है, पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पता है, रियल प्लस इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने फोरियर सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भाई फोरियर सीरीज़ आपको एकदम स्मूथली समझ में आएगा, कहीं पे भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। फिर चाहे आप कितने भी वीक स्टूडेंट है भाई, मैंने अपने तरीके से भाई आपको समझा दिया है ना, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।